चलो कॉपी खोलो। देखो लास्ट डे क्या था। अच्छा केटीजी के जंक्शंस हो गए थे क्या? अब समझो। हेडिंग डालो प्रेशर कैलकुलेशन। प्रेशर कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएमएस। हेडिंग डालो प्रेशर कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएमएस। प्रेशर कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएमएस। देखो सारे एजम्पशंस वैलिड हैं, सिर्फ आइडियल गैस के लिए बात करेंगे अपन। जो जो कल अपन ने बातें कर दी सब अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मान लो कि ये मान लो 3D में कुछ रूम वगैरह है, कंटेनर है, कुछ भी चीज है। ये मान लो कोई कंटेनर है आपका। ऐसे करके फिलहाल के लिए मान लीजिए आप क्यूब है। इसलिए क्यूब मान रहा हूं मैं क्योंकि अपन ने एक चीज माना था एजम्पशन में कि गैस मॉलिक्यूल के लिए सारा डायमेंशन सेम है। एक्स वाई और जेड उसके लिए सेम बिहेव करता है वो। तो अपन फिलहाल के लिए क्या करते हैं, क्यूब मान लेते हैं। तो जितना एरिया उसको एक्स में मिलेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में मिलेगा, वही एरिया उसको वाई जेड प्लेन में मिलेगा, वही एरिया उसको एक्स जेड प्लेन में मिलेगा। तो तीनों सेम एरिया मिलेगा उसको। तो आप मान लीजिए कि भाई साहब क्यूब है एल, एल और ये भी एल। क्लियर? तो किसी भी एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे अपन बाद में। ये एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम की बात करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, है ना। मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इसकी कुछ रफ्तार है और इसका मास मान लो स्मॉल एम है। एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास है एम। एक मोल का मास क्या हो जाएगा? एम इंटू एन ए। उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। एम इंटू एन ए को ही आप मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो जहां जहां स्मॉल एम इंटू एन ए होगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस कर लेंगे, या जहां पे मॉलिक्यूलर मास होगा तो जरूरत के हिसाब से उसको एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एन ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसकी कुछ भी रफ्तार हो सकती है, V1 V2 V3 किधर भी हो सकता है वो। जरूरी नहीं कि बॉडी हमेशा एक्स में चलेगा या वाई में चलेगा या जेड में चलेगा। आप समझो कि ये रूम है, इसके अंदर ये रफ्तार मान लो इधर की तरफ V1 है, तो कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। और एजम्पशन हमने क्या लिया हुआ है कि वी एक्स वी वाई और वी जेड सेम है, बशर्ते V1 V2 V3 अलग अलग हो सकता है। मान लो कि इस क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे भाग रहे हैं मान लो आपस में, तो सबकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है, नो डाउट। कोई 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, कोई 50 से भाग रहा होगा, कोई बैठा हुआ होगा, कोई 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है। सबकी अलग अलग रफ्तार हो सकती है, नो डाउट। बट किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करो तो उसके सारे कंपोनेंट सेम होंगे। ये एजम्पशन है हमारा, क्यों है इसमें कोई लॉजिक नहीं। ये एजम्पशन है क्योंकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। इतना रैंडम मोशन होता है उसका और रैंडम कोलिजन हो रहा होता है। तो एग्जैक्ट में हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि किसी टाइम पर उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना और जेड कंपोनेंट कितना है। क्लैरिटी? तो अपन इसलिए नहीं बोल सकते, इसलिए अपन ने बराबर बराबर मान लिया। मान लो कि इसकी रफ्तार है V1, इसकी रफ्तार कितनी है V1। अब V1 का कंपोनेंट हमने लिया, तो लेट सपोज दिस इज Vx1, इधर की तरफ हो गया Vy1, और एक रफ्तार और है Vz1। ये तीनों कंपोनेंट्स है उसके, Vx1 Vy1 Vz1। हम किसी एक डायमेंशन में एनालिसिस कर लेते हैं बॉडी का, फिर उसको 3 टाइम्स कर लेंगे तो तीनों का आ जाएगा। मान लो किसी एक कंपोनेंट के कारण हम मान लो एनर्जी निकालते हैं, लेट सपोज। आप इसकी एनर्जी क्या लिखोगे? इस पार्टिकल की एनर्जी आप क्या लिखोगे? हाफ m इंटू V1 स्क्वायर, ये तो लिखोगे। अच्छा वेक्टर के हिसाब से V1 स्क्वायर क्या लिखोगे आप? बोलो बोलो बोलो। Vx1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस V, यही तो लिखोगे तुम। तो असल में हमने तीनों को तो सेम ही माना है कि बाहर निकलेगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो। होगा कि नहीं होगा? तो किसी एक डायमेंशन में चर्चा कर लेते हैं, उस हिसाब से हम तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो एक डायमेंशन में प्रेशर P होगा तो तीनों का कितना हो जाएगा? 3P। क्लियर है? तो अपन एक डायमेंशन में चर्चा करते हैं, बाद में क्योंकि हमने सेम माना हुआ है तो तीनों से हम 3 से मल्टीप्लाई करके काम कर लेंगे अपन। डिपेंड करता है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना? अब समझो कि एनर्जी पे बाद में चर्चा करेंगे। मान लो कि Vx1 Vy1 और Vz1 इसके तीनों कंपोनेंट्स थे।
हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अभी एक्स वाले कंपोनेंट पे। आप समझो कि सिर्फ फोकस करो आप एक्स वाले कंपोनेंट पे, ये पार्टिकल जाएगा और सीधा टकराएगा इस वाले सरफेस से, एजम्पशन है हमारा। बट आप ऐसा सोचो कि रियली में पता है क्या हो रहा होगा, रियली में हो ये रहा होगा कि ये पार्टिकल जस्ट यहां जाएगा और यहां वाले किसी पार्टिकल से टकरा रहा होगा। असल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन भी तो हो रहा होगा। असल में ये इससे टकराया होगा, ये इससे टकराया होगा, ये इससे टकराया होगा। आप सोचो कि किसी समय पे अगर ये इधर जा रहा है तो इसके कोलिजन के कारण कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो इस दीवार से टकराएगा 110%। और हम सब कुछ इलास्टिक मान के चल रहे हैं, तो लेट सपोज अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें और सबका मास सेम सेम माना हमने, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स हमने आइडेंटिकल माने, तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है, दो बॉडीज अगर हेड ऑन कोलिजन करे तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, होती कि नहीं होती। आप समझो कि ये अगर अगले से टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो कोई ना कोई तो दीवार से टकराया, तो मैं इनडायरेक्टली मान सकता हूँ कि यही इससे टकराया, तो वेलोसिटी तो इंटरचेंज हो रहा है ना। इसकी वेलोसिटी इसको मिली होगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिली होगी, इसकी वेलोसिटी फिर इसको मिली होगी, जो इससे टकराया होगा इनडायरेक्टली उसको वेलोसिटी से मिली होगी, तो मैं मान सकता, और मास उसका सेम है, तो मान सकता हूँ कि यही टकराया है इससे, ऐसा माना जा सकता है ना। तो ये जम्पशन है कि ये टकराया है इससे, क्लियर। अब समझो कि ये गया इससे टकराया, टकराने के वक्त हुआ क्या, सेंटर ऑफ मास, ये इस दीवार से टकराया, m इंटू Vx1 टकरा के, इलास्टिक कोलिजन है ना, वापस भी आया m इंटू Vx1। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन पार्टिकल, 2m Vx1 ड्यू टू वन पार्टिकल इन x डायरेक्शन। मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं अगर लिखूं चेंज इन मोमेंटम, और पूरे चैप्टर में यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू वन पार्टिकल, ठीक है, इन dt टाइम, इन dt टाइम कितना है रे, 2 टाइम्स ऑफ m इंटू Vx1, यही आएगा ना, ये आया, समझो इस बात को, वो कोलिजन हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक कोलिजन हुआ, इतना चेंज इन मोमेंटम आ गया, फिर दोबारा कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा, आप फोर्स कैसे निकालते हैं, dp/dt, तो चेंज इन मोमेंटम तो ठीक है इतना हुआ, फिर अगला कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा इसी दीवार के ऊपर, तो dt की वैल्यू बताओ ना। मैं बोल रहा हूं कि इस दीवार पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं, बेसिकली आपको इनडायरेक्टली निकालना है प्रेशर, हेडिंग वेट किया था ना अपन ने, प्रेशर कैसे निकालोगे तुम, एरिया तुमको मालूम है एल स्क्वायर है, फोर्स निकालना है ना, फोर्स आ क्यों रहा है, मॉलिक्यूल्स के टकराने के कारण चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अब मॉलिक्यूल्स टकराया वापस आया, उसके कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है, फोर्स आ रहा है। तो भाई साहब अपने को ये तो पता है कि एरिया क्या है, फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम का चेंज भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, कितने टाइम में उतना मोमेंटम चेंज हुआ है। अब सोच कि ये दीवार एक है और एक दीवार ये है, अब समझो कि उस दीवार से टकरा के ये पीछे आया L, फिर टकराया, फिर L डिस्टेंस वहां गया। आप बेसिकली एक चीज ध्यान से देखो तो सिर्फ उस दीवार के बारे में सोचो, उस दीवार पे हर 2L/Vx1 टाइम के बाद टक्कर होगा, सोच के देखो ना। मैं बोल रहा हूं कि ये दो दीवार है, ये टक्कर के बाद यहां जाएगा L, फिर ये जाएगा L, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 2L। अगर इलास्टिक कोलिजन तो रफ्तार का मैग्नीट्यूड तो Vx1 ही है ना, तो टाइम कितना लगा होगा 2L अपॉन क्या Vx1, कितने टाइम का फिर टक्कर हुआ वो, तो हर दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या मान सकते हो आप, ठीक, आप लिख सकते हैं टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन बराबर 2L/Vx1, यही तो लिखोगे। ये हो गया टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर इतने टाइम के बाद टक्कर हो रहा है किसी दीवार पे, मतलब इतने टाइम में इतना मोमेंटम का चेंज हो रहा है पार्टिकल का, मतलब 2L मान लो कि 2L/Vx1 की वैल्यू 2 सेकंड है लेट सपोज, तो पार्टिकल यहां से चला ऐसे, 2 सेकंड के बाद फिर से टकराया, चेंज इन मोमेंटम हो गया 2m Vx1,
फिर अगले 2 सेकंड के बाद फिर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2m_vx1, मतलब 2m_vx1 मोमेंटम का चेंज 2l/vx1 टाइम में हो रहा है। तो बेसिकली एक पार्टिकल के कारण फोर्स कितना लग रहा है, सोच के देख, dp/dt ड्यू टू वन पार्टिकल, ड्यू टू वन पार्टिकल कितना लिखोगे बे, 2m_vx1 बाई 2l बाई क्या vx1, मेरे हिसाब से 2 से 2 कट गया, m/l इंटू vx1 का होल स्क्वायर। देखो ढंग से, ये किसी एक पार्टिकल के कारण फोर्स है उस दीवार के ऊपर, एक पार्टिकल के कारण, समझ रहे हो बात, एक पार्टिकल के कारण टोटल फोर्स है एक फेस के ऊपर। हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं एरिया से डिवाइड करके, नो डाउट। ठीक, अब मुझे एक दो चीजें और बताओ कि टोटल अगर मान लो n पार्टिकल्स हो तो क्या करना चाहिए इसको, अपने को n से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो n पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा फॉर्मूला हो। अभी समझो कि ये है m/l इंटू vx1 का होल स्क्वायर। अच्छा, vx1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ v1 से। याद कर, तो किसी पार्टिकल की रफ्तार v1 स्क्वायर था vx1 का होल स्क्वायर प्लस, ये अपन कर चुके थे, ये जमसन था हमारा। तो हमने लिखा था v1 स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा लिखा था ना यार। तो vx1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, v1 का होल स्क्वायर बाई 3। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। अब मैं क्या लिख सकता हूं, सुनना, f ड्यू टू वन पार्टिकल, f ड्यू टू वन पार्टिकल क्या लिखोगे आप, m/l इंटू v1 का स्क्वायर बाई 3। देखो ढंग से, अब v1 का स्क्वायर बाई, एक पार्टिकल के कारण टोटल उसका नेट वेलोसिटी अगर v1 है तो इतना फोर्स लगा रहा है वो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर ड्यू टू वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रेशर में, तो क्या m/l इंटू v1 स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई के एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, l स्क्वायर कर दो। अरे ठीक है, l स्क्वायर, क्लैरिटी है थोड़ा। अब एक बात समझो आप कि लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n। अब समझो आप क्या चीज है, फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स, आप n पार्टिकल्स के लिए प्रेशर क्या लिखोगे, n इंटू m/l³ इंटू v1 स्क्वायर बाई क्या 3। अच्छा, n इंटू m टोटल मास, n इंटू m इज टोटल मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी, ये डेंसिटी हो गया। देखो, तो आप लिखो इसको टोटल मास बाई वॉल्यूम इंटू v1 स्क्वायर बाई 3। देखो ढंग से, अरे क्लियर है, सही है क्या ये। थोड़ा इसमें एक चीज और कर सकते हैं अपन, सुनना, आंसर तो यहां से ला सकते हैं, नो डाउट। आप 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर आ गया, वो तो फॉर्मूला आ गया अपने पास। इसको एक चीज करो आप अच्छे से, हमने एक चीज और माना हुआ था, हमने ये माना था कि हर मॉलिक्यूल की रफ्तार सेम है कि अलग है, अलग है, सबका कंपोनेंट्स अलग अलग है, मतलब सेम सेम है, बट सबका रफ्तार तो अलग अलग है ना, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 सबका अलग अलग है। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते तो और अच्छा इक्वेशन आ जाएगा। सुनना, जब कर रहे हैं तो डिटेल में ही कर लेते हैं इसको। मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, कैसे समझो आप, मुझे अगर n मॉलिक्यूल्स का चाहिए, n मॉलिक्यूल्स का चाहिए, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं अपन। पहले के कारण कितना प्रेशर है बोलो, m/l³ 3l³ लिख लेते हैं, इनटू क्या v1 स्क्वायर, ये पहले के कारण था। दूसरे के कारण m/3l³ इंटू, थोड़ा ढंग से करते हैं अपन, सबका रफ्तार अलग ही मान लेते हैं, प्लस m/3l³ v3³ प्लस कहां तक जाएगा बताओ, m/3l³ इंटू vn का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर होगा, सॉरी, असल में तो ये इक्वेशन होना चाहिए। अगर सबका अलग अलग मान रहे हो तो, सेम मानते तो v1 से रिप्लेस कर लेते, नो डाउट। पहले के कारण इतना, दूसरे के कारण इतना, तीसरे के कारण इतना, और nth के कारण उतना। अब सोचिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, m
अब देखो 3L3 ये बाहर आ गया ना, देखो तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, V1 स्क्वायर प्लस से लेके VN स्क्वायर तक। क्लियर है कुछ कुछ? अब इसको अपन जो भी तोड़ मरोड़ करना है इसके साथ करते हैं अपन, इसको अलग चीज के टर्म्स में लिखेंगे अपन ढंग से। अब समझो तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, सुने आप, ये चीज क्या हो गया, एक काम करो कि इसको आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करो और कैपिटल एन से डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। उससे फायदा ये हो जाएगा कि ऊपर m इंटू एन हो जाएगा टोटल मास। अभी इसको आप डेंसिटी नहीं लिख सकते, आप ये एक मॉलिक्यूल का मास बाई वॉल्यूम है। ऊपर n से मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड करो, यहाँ n से मल्टीप्लाई करा और n से डिवाइड करा, तो बेसिकली क्या है, सोच, ऊपर वाला n और ये m टोटल मास। बेसिकली आप लिखोगे टोटल मास अपॉन L³ 1/3 इंटू कुछ ये टर्म आया, इस टर्म को लिखो ऐसे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ऐसा लिखा अपन ने। ये क्या चीज है भाई, इसको डेंसिटी लिखा जा सकता है क्योंकि अब टोटल मास आ गया। अब मैंने प्रेशर को लिखा, सुनना आपको ध्यान रखना है, वैसे लास्ट का इक्वेशन ही, प्रेशर हो गया 1/3 रो, ठीक, इनटू समथिंग दिस, इनटू समथिंग दिस है, इसको ऐसे लिखूं, समेशन ऑफ VI स्क्वायर I1 से लेके डिवाइडेड बाय क्या n, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा सोच, ये टर्म है क्या, ढंग से देखना आप इसको कुछ मान लो 2 मिनट के लिए, इसको 2 मिनट मान लेते हैं अपन कुछ। लेट सपोज VA स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, मान लो ना, क्या दिक्कत है, कोई टर्म है, कुछ रफ्तार का है टर्म, इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि VA स्क्वायर है वो। लेट, समझना, VA स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू VN स्क्वायर बाय n, ऐसे तो लिखेंगे। हमने मान लिया है VA स्क्वायर, अब इसको एक नया नाम देंगे अपन इसके हिसाब से। अरे इस पूरे को हमने मान लिया VA स्क्वायर, कोई नया वेरिएबल मान लिया अपन ने, अगर इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/3 रो इंटू VA स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है। अब सोच, इसको देख के सोचो कि क्या बोल सकते हैं इसको, V क्या लिखोगे, बोल V क्या लिखोगे, रूट लोगे प्लस VN स्क्वायर बाय n, देख डेरिवेशन करना मत, जरूरी है डेरिवेशन, ऐसा लिखा जा सकता है। हमने करा क्या समझो, पहले सारे मॉलिक्यूल्स के रफ्तार का स्क्वायर करा, तो करा क्या तुमने, सारे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग रफ्तार का स्क्वायर करा हमने, तो हमने स्क्वायर करा, फिर उसको n से डिवाइड करा, तो उसका मीन लिया, फिर उसको रूट करा। देखो इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी का नाम है वो। हमने हर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेलोसिटी को स्क्वायर किया, फिर जोड़ के उसको उतने ही नंबर से डिवाइड किया, मतलब हमने स्क्वायर करके उसका मीन लिया, फिर सबको रूट लिया, जो चीज बाहर निकल के आई उसको नाम दिया हमने VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नहीं आया तुमको? तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये VRMS है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रेशर को 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अरे VRMS का स्क्वायर ही लिखोगे ना, तो असल में आपका प्रेशर लिखू कहां, यहां लिखू बीच कोने में, लास्ट में छापना है इसका। तो प्रेशर आ गया आपका 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर, जहां पे VRMS की वैल्यू देख क्या चीज हो, और हमने सारे मॉलिक्यूल्स का रफ्तार सेम माना है, अलग माना है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन होता है इसमें कि केटीजी में क्या कंटेनर के अंदर हर मॉलिक्यूल का रफ्तार सेम है, नहीं। ध्यान रखना, हर मॉलिक्यूल्स का रफ्तार अलग अलग होता है, और उनको स्क्वायर करके फिर एवरेज लेके फिर रूट लेके जो नई चीज डिफाइन करते हैं दैट इज VRMS। क्या VRMS किसी पार्टिकल का रफ्तार है? नहीं है। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या VRMS इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नहीं है, वो मैथमेटिकल टर्म है, आसान करने के लिए लिख दिया हमने बस, ये किसी की रफ्तार नहीं है।
मान लो इसकी वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, तो कोई गारंटी नहीं है कि इस क्लास में जितने बच्चे उसमें से किसी का रफ्तार ये होगा। तो मैथमेटिक्स से हमने एक नया टर्म दिया कॉम्प्लेक्स चीज को छोटा करने के लिए बस। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों में कि सबकी रफ्तार सेम है कि अलग है, अलग है। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि अलग अलग मानना है, इसलिए वहां पे मैंने अच्छे से ही कर दिया उसको इलेबोरेट। ठीक है, उसको ढंग से छापिए आप कायदे से एकदम। तो बेसिकली आपके काम का फॉर्मूला तो ये है बस, आपको ये ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही ध्यान रखना, ये सब तो समझने के लिए है। लिख लो आप। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लग रहा है ना। आप देखना कैसे हुआ ये। जैसे ही मैंने इस vx² को v1 से कन्वर्ट कर दिया, इसमें सारे कंपोनेंट आ गए, ऑटोमेटिकली आ गए। तो आप जैसे v1 v2 v3 लिख रहे हो, इसका मतलब v1 का मतलब हो गया इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तुमने तीनों कंपोनेंट ले लिया यहाँ पे, तो पूरा एक नेट प्रेशर है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इलेबोरेटरी करके पढ़ो, सवाल आते हैं, अच्छा इलेबोरेट करके पढ़ लोगे तो काम आएगा जीवन में। ये है ना, प्रैक्टिकली तो एक अच्छा डेटा दूंगा तुमको अभी। प्रैक्टिकली तो टेम्परेचर डालो आंसर आएगा, वो कैसे मैं बताता हूँ अभी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, हम कैलकुलेट करेंगे ना। क्योंकि प्रैक्टिकली, अच्छा सुनो, इसमें भी सवाल आते हैं बहुत सारे। कभी कभी आपको सिर्फ ये वाला टर्म दे देगा, इसकी वैल्यू निकालो, वीआरएमएस पता हो, तो आपको वीआरएमएस का असल फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। मॉड्यूल के अंदर सवाल है वैसे। संडे आपका टेस्ट वैसे क्या इधर, ये संडे टेस्ट है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा है? अगला संडे मैं जल्दी निपटाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए फिट फायदा रहेगा और टाइम मिल जाएगा। तो अभी आपके स्लॉट अगर घटते चले जाएंगे तो आपका फायदा है, तो आपको टाइम मिल जाएगा दिन में। रिजल्ट आ गया ना? क्या सन्नाटे में हो? 95 से ऊपर, 99 से ऊपर, 98 से ऊपर, बस ठीक। तुम दोनों तो एडवांस की तैयारी चालू कर दो फिर। तुम रिलैक्स होकर एडवांस की तैयारी चालू चालू कर दो। एक जगह तो सिक्योर हो गया ना अब तो। मैक्सिमम बच्चों का इस बार टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ है। सर आते थे, मैथ्स में टाइम नहीं बचा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा। जब आप V1 में थे तो मैंने एक बात बोली थी आपको, तो कोई बच्चा, कि हर रोज अपनी आदत बना लो, पहले 6-7 सवाल करो 5-6 दिन तक, फिर उसको 8 करो, फिर 10 करो। ऐसे करते करते 4-5 महीनों में आपकी रफ्तार आ जाएगी अपने आप। एक दिन में कभी किसी का रफ्तार आया ही नहीं। एडवांस ठीक इसका उल्टा होता है। एडवांस ठीक मतलब आप समझो कि मेंस का लेवल इस जमीन से नीचे था, तो एडवांस से छत ऊपर होगा, आप बीच में अटके हो गई।
टाइम भी मिलेगा बट अच्छा लेवल होता है उसका। वहां चीजों को जितना डिटेल में पढ़ के जाओगे उतना अच्छा है, जल्दी, टाइम पास नहीं। ये आ गया भाई साहब 1/3 रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर। रफ्तार पता है क्यों बिगड़ती है? रफ्तार बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, आप जब कोई भी चीजें ऑनलाइन देखते हो ना तो रफ्तार कभी आती ही नहीं। मैं सच्चाई बताता हूँ, आपको आभास होगा, अभी भी हो रहा होगा, बाद में भी होगा। लेक्चर समझ में आए ना आए, क्लास में बैठना जरूरी होता है। आपको अगर ऑनलाइन ही देखना हो कंटेंट, आप ऑनलाइन देख के क्लास में बैठो, एटलीस्ट मास्टर जो सवाल बोर्ड पे देगा उसको तो सॉल्व करोगे उस टाइम लिमिट के अंदर। रफ्तार तो वहां बनता है तुम्हारा। आपको मान लो ऑनलाइन कंटेंट समझ में आती, वहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पहले देख के आओ। आप नोट्स पे ध्यान मत दो, बट जो मास्टर सवाल देता है यहाँ पे उसको तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके बताओ, तब तो रफ्तार आएगा। ऑनलाइन में कभी कोई सॉल्व किया ही नहीं क्वेश्चन भाई, ऑनलाइन में मूवी देख के समझता है लोग, ये चीजें होती हैं। लिखे आगे, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इसका, रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ये कहानी है। अच्छा, ये जो भी चीजें डेरिवेशन करा है अपन ने, वो तो आइडियल गैस के लिए करा है ना, तो ठीक है। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो वैलिड है। एक काम करो आप, इसको एक और इक्वेशन में कन्वर्ट किया था हमने, पी इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम नॉट, तो रो की वैल्यू उठा सकते हैं अपन। अरे देखो, या तो पी बाई रो की वैल्यू बोलो, पी बाई रो की वैल्यू बोलो, आर टी बाई, इसको उठा के यहां पटको, तो यहां से आप देखो तो पी बाई रो क्या आ रहा है, नहीं नहीं, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3 आ रहा है ना, तो सोच वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा 3p बाई रो, सही, दैट इज 3p बाई रो बोलो, आर टी बाई, एंड दैट्स वाई वी आर एम एस देखो ये आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आया भी था सवाल इस पे। हाँ, मतलब पूरे थर्मोडायनामिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो यही है, Vrms equals to root 3 RT by m naught, and it is directly proportional to root T। ये सवाल जेईई मेंस में इस बार आया है, आया था ना, आया था कि Vrms टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है, समझो आप। Vrms equals to root 3 RT by m naught, बट थोड़ा सा इसमें कैच है, ये आप डेटा कैसे डालोगे सुन इसके अंदर, इसमें आर कैसे लोगे आप, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यार टेम्परेचर हमेशा लेना है आपको केल्विन में, और एम नॉट केजी पर मोल में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने आर की वैल्यू जूल में लिया है, जूल मतलब केजी है उसके अंदर आएगा, इसलिए आपको मॉलिक्यूलर मास हमेशा केजी पर मोल में लेना है। अगर आपसे बोल दिया जाए लेट सपोज कि ऑक्सीजन का 300 केल्विन पे आरएमएस रफ्तार क्या होगा, आप लोगों को √3r इंटू टी की जगह पे 300 बाई एम नॉट जब क्या लिखोगे, 32 या कुछ और, 32 इंटू 10⁻³ उसको केजी में लिखना है ढंग से, ग्राम में नहीं छोड़ना है उसको, तो आंसर गलत आ जाएगा। फटाफट लिखो इसको, √3 RT बाई एम नॉट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो वीआरएमएस की रफ्तार की वैल्यू आ गई अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये पूरे थर्मोडायनामिक्स में, मतलब समझो कि जो 70% कवर करता है वो यही फॉर्मूला कवर करता है। आप पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी फॉर्मूले पे जाओगे, सब इसी पे रिलेटेड है।
दिस इज VRMS, √3 RT/m0। अब VRMS की वैल्यू दो याद रखना आप, एक तो ये भी याद रखना है आपको और एक ये भी याद रखना है। मतलब बेसिकली समझो आप, तो आपके पास VRMS के दो फॉर्मूले आ गए, ध्यान आपको दोनों ही रखना है। और मैं तो बोल रहा हूं तीनों ही ध्यान रखो, इकट्ठे इकट्ठे तीन फॉर्मूले आ गए आपके पास। प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्मेट था VRMS इक्वल्स टू √3P/रो, या VRMS इक्वल्स टू √3 RT/m0। आपको तीनों ध्यान होने चाहिए, कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखो तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, दिख रहा है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो VRMS बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर का रिलेशन देखो। तो ढंग से अच्छे से कायदे से देख लो, डेरिवेशन जरूरी है ये। ठीक है, सारा डेटा लिख लो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो VRMS, और प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे नहीं कुछ कह सकते क्योंकि रो भी है वहां पे। डेंसिटी याद करो, साउंड वेव, ऐसा कुछ वहां भी आया था इक्वेशन। प्रेशर चेंज करने पे यू कैन नॉट कमेंट ऑन VRMS। हो सकता है P/रो कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या P/रो कांस्टेंट होता है? देखो, PV इक्वल्स टू NRT से डेरिवेशन करा हमने, तो P/रो इक्वल्स टू आया है RT/m0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P/रो को कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो रहा होगा, सोच के देखो। या प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी भी घट रहा होगा। तो सिर्फ प्रेशर चेंज होगा तो यू कैन नॉट कमेंट ऑन VRMS। आपको बताना पड़ेगा प्रेशर प्लस डेंसिटी दोनों, तब हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि भाई साहब P/रो की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई। या तो मुझे डायरेक्टली टेम्परेचर बता दो। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, इफ प्रेशर चेंजेस, if pressure changes, if pressure changes, then we cannot comment on VRMS. If pressure changes, then we cannot comment on VRMS. तब हम VRMS पे कोई कमेंट कर नहीं सकते। अब चलो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे देखो। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m×v1 स्क्वायर। देख, अपन तो लॉजिक से चलेंगे ना, डायरेक्टली VRMS क्यों लिखेंगे भाई? हाफ m×m×v1 स्क्वायर। m1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू KTG सारे मॉलिक्यूल्स का मास सेम था। दूसरे का एनर्जी कितना होगा बोलो? हाफ m इंटू, चूंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड करो, कहां तक? हाफ m इंटू
स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आएगा हाफ m कॉमन, ये देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टू सो ऑन प्लस क्या vn स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, VRMS का स्क्वायर इंटू n, देखो ढंग से इसको लिख सकते हो VRMS का स्क्वायर इंटू n, तो बेसिकली आ गया हाफ m इंटू VRMS का स्क्वायर इंटू n, m इंटू n इज टोटल मास, तो दिस इज हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। क्लियर है मामला। अब सोच तो VRMS की वैल्यू डालते हैं अपन। अब नेट काइनेटिक एनर्जी आया हाफ टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर बोलो 3RT बाय टोटल मास बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो आ गया 3/2 nRT द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या 3/2 nRT, लिंक करते जाना समझ में आ जाएगा अपने आप सब चीज। 3/2 nRT टोटल काइनेटिक एनर्जी हो, ये किसी एक का नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स डालिए, आप टेम्परेचर डालो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब लॉजिकली सोच के देख, क्या आरएमएस रफ्तार मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो ढंग से आरएमएस वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन सा गैस है इस पे डिपेंड कर रहा है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी को उससे कोई मतलब नहीं। टोटल काइनेटिक का मतलब है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है और कितने टेम्परेचर पे है, कौन सा गैस है उससे कोई मतलब नहीं। सोच के देख, अगर मैं बोले कि 1 मोल या 2 मोल, मान लो 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल हीलियम है, दोनों 300 केल्विन पे, मैं छोटा सा सवाल पूछ लूं, लेट सपोज कि एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये भी मान लो, आप वॉल्यूम छोड़ो, आप तो एन ले लो, आप एन के टर्म्स में चलते हैं, ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, इसमें मान लो कि ऑक्सीजन है, इसमें हीलियम है, ऐसे समझो आप, इधर ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, इधर हीलियम बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर दोनों का 300 केल्विन, दोनों का 300 केल्विन है। मुझे क्या बताओ कि अगर मुझे इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, मॉलिक्यूलर मास की बात करो, आप मॉलिक्यूलर मास की बात करो, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कौन ज्यादा कौन कम, ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, हाँ, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा एक बार बताओ कि VRMS की बात करो, VRMS ऑफ O2 और VRMS ऑफ हीलियम, बताओ, सेम टेम्परेचर पे है ना, √3RT/m0, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका रफ्तार कम, तो भाई साहब इसका ज्यादा हो जाएगा। बट जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, क्या बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये समझना इंपॉर्टेंट चीज है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को मतलब ही नहीं कि कौन सा गैस अंदर रखा है, तुम तो उसको नंबर ऑफ मोल्स बताओ और टेम्परेचर बताओ, बस उसको इतने सही मतलब है, और उससे कोई मतलब नहीं उसको। क्लैरिटी है यहां तक डेटा, ये हो गई एनर्जी की बात। अब सुनो एक लाइन और, फिर लिखते जाना साथ में, आप पहले लिख लो, इसको लिख लो, लिख लो नहीं तो स्लिप हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, फिर आपको याद क्या रखना है लास्ट में, वो फॉर्मूले सारे इकट्ठे करके लिख दूंगा मैं आपको, जिसको आपको एक जगह लिख के याद कर लेना है बस। ये कंपेयर वाला सवाल आता है, क्योंकि आया था क्या, ये कंपैरिजन पे सवाल आता है। ऐसा हुआ क्यों पता है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यों होगी, ये दोनों देखो उल्टा रिलेशन है, एक ज्यादा है तो एक कम भी है,
दोनों कंपनसेट करता है एक दूसरे को। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS। ये मॉलिक्यूलर मास है, टोटल मास देखोगे तो फिर आ जाएगा अपने आप समझ में। चीजों को लिंक करते चले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/2 nRT। 3/2 nRT। बड़े जल्दी यार, टाइम पास मत करो यार। ये मिटाऊं, इधर वाला मिटाऊं ना? बस। अब मुझे एक बात बता, केटीजी फ्री याद करो। केटीजी के एजम्पशन में एक चीज हमने बोला था कि हमें किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन नहीं लेना है, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया। अच्छा, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे? इसको बोल रहा हूं मैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस, ये तो लिखोगे। पोटेंशियल क्या माना हमने? जीरो, क्योंकि भाई साहब है ही नहीं। तो बेसिकली क्या हमारा U काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा? एंड काइनेटिक एनर्जी कितना है बोलो? 3/2 nR। ये टोटल आ गया, टोटल टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 nRT। एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, एक का निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? U फॉर वन मॉलिक्यूल, ये ऐसे समझते हैं अपन। U फॉर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक मोल के लिए कितना होगा बताओ? 3/2 RT। एन का वैल्यू तो 1 हो गया ना, ये एक मोल का आ गया। एक मॉलिक्यूल का बताओ इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 3/2 RT बाय क्या Na। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा क्या? 3/2 KT बोल्ट्जमान कांस्टेंट। समझो आप, इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नाम में क्या रखा है आप तो R/Na समझो आप, R/Na, ठीक। 3/2 KT किसका एनर्जी है? एक मॉलिक्यूल का है, एक का मतलब आप समझो कि गैस हीलियम बढ़ा हुआ है, तो जो एक हीलियम का मॉलिक्यूल होगा ना, उसका टोटल इंटरनल एनर्जी कंटेनर के अंदर, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की नहीं, बाहर की अलग है, ठीक। दिस इज 3/2 KT, है ना? ये एक का आया है। अब इस एक के बारे में सोचो 2 मिनट। एक का तो काइनेटिक एनर्जी है ना ये, अरे असल में तो काइनेटिक एनर्जी है। और केटीसी में हमने क्या माना था? गैस मोनोएटॉमिक है, ये भी लिखाया था मैंने। गैस कैसा है? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करूं तो ये है क्या चीज? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो तो। मैं इसको लिख सकता था हाफ इंटू स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास, इंटू V1² बराबर 3/2 KT, यही तो लिखोगे। अब इसको और एक्सपेंड करो, हाफ m Vx² प्लस Vy² प्लस बराबर 3/2, क्या हमने सबको सेम माना हुआ है? तो क्या लिखोगे आप बोल? 3 इंटू हाफ m इंटू Vx² बराबर 3/2, क्या 3 से 3 कटा? हाफ m Vx²।
बराबर हाफ एम वी वाई स्क्वायर बराबर हाफ एम वी जेड स्क्वायर बराबर क्या हाफ के टी। मतलब किसी भी एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के पास, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसी से आएगा। किसी भी एक डायमेंशन में एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी होता है हाफ के टी। अब जितने उसके पास डायमेंशंस हैं उतने मल्टीप्लाई करते चले जाओ उसमें। दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी मॉलिक्यूल इन वन डायमेंशन। अब सोच अगर वो मोनोएटॉमिक गैस है, बाद में पूरा लिखाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, चिंता मत करो, वो अलग टॉपिक ही आएगा। एक मॉलिक्यूल है मोनोएटॉमिक तो सिर्फ एक्स में घूम सकता है, वाई में घूम सकता है, और क्या 3 टाइप से एनर्जी हो सकती है उसकी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 kT, ये तो होएगा उसको। मान लो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है, जेड में भी चल सकता है। 3 तो ट्रांसलेशनल हो गया। क्या वो रोटेट भी हो सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है और ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे थोड़ी रोटेट, ऐसा रोटेशन नहीं होता। तो 2 रोटेशन का भी आ गया तो 5 हो गया, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 इंटू क्या हाफ के टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग टॉपिक है, अलग ढंग से पढ़ेंगे उसको अपन। पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब करेंगे क्या वहां समझना, ये हाफ के टी काम आएगा। इसको लिखो और नीचे लिखो हाफ के टी के बारे में लिखना है अपने को, पहले लिखो वहां तक फिर लिखाता हूँ एक लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेरिवेशन। कई बच्चे आज सदमे में चल रहे हैं सुबह से, मेरे को मैसेज आया, रिजल्ट आया ना सर ये आया क्या करें, पढ़ो आगे के लिए क्या करोगे। पेपर इतना आसान था ना, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बच्चा बिगड़ा है। मतलब अब तुम उस पे थोप दो कि वही प्रॉब्लम है, सही है मतलब है? पेपर कोई भी टफ नहीं था। हाँ इस सबको लिखने तो कम से कम। बहुत इंपॉर्टेंट करके के स्टेटमेंट लिखना है, बोलू नहीं, डेरिवेशन समझते जाना, ये पूरा काम आएगा हर जगह, दोनों सब्जेक्ट में। मेन पार्ट तो आपका केटीजी ही वाला ही पार्ट होता है, इसके बाद वाला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स तो लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग सेम है, प्लस माइनस का अंतर रहता है बस, कॉन्सेप्ट तो वही है। बट यहाँ अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू सब डिटेल में पढ़ेंगे अपन, समझाइए। लिखो, लिखो हाफ के टी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल। लिखो हाफ के टी, इंपॉर्टेंट करके लिखना, हाफ के टी is the energy associated with one molecule in one dimension. Half kT is the energy associated with one molecule in one dimension. एक डायमेंशन में इतनी एनर्जी होती है उसके पास। क्लियर? ये हो गई चर्चा इंटरनल एनर्जी पर। किस पर? दिस इज द चर्चा और इंटरनल एनर्जी, इस बात को समझे आप। इंटरनल एनर्जी मतलब गैस के अंदर का एनर्जी। अब समझो आप इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी में क्या अंतर है, थोड़ा फील कर लेते हैं अपन। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक बॉक्स है, समझना आप, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 किलो गैस है ऑक्सीजन का। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 किलो गैस है ऑक्सीजन का, और उसकी टेम्परेचर मेंटेन्ड है लेट्स सपोज 300 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर हुआ लगभग लगभग। तो आप समझो कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 किलो ऑक्सीजन गैस 300 केल्विन पे रखा हुआ है, वो बॉक्स चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है। उसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे अपन?
कैसे डिफाइन करोगे आप? या अभी आप डायटोमिक मत करो, डायटोमिक में फिर तो पागल हो जाओगे तुम। अब कोई मोनोएटॉमिक गैस हीलियम है अंदर, मान लो अभी फिलहाल के लिए, है ना, अंदर हीलियम है, 10 किलो हीलियम है 300 केल्विन पे, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आप लिखोगे 3/2 nRT। वो क्या चीज आ गया, उसका अंदर का एनर्जी, उस बक्से के अंदर जो एनर्जी है। मान लो कि बक्सा 10 मीटर पर सेकंड से भागना भी चालू कर दे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉक्स? 3/2 nRT प्लस हाफ इंटू 10 इंटू बक्से का रफ्तार। तो समझ में आया? तो जो कंटेनर की एनर्जी हो बाहर से देखने पे, दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी। मतलब उसकी रफ्तार, कंटेनर की रफ्तार, कंटेनर का पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफाइन करेगा एक्सटर्नल एनर्जी। और मतलब एक्सटर्नल बोलते नहीं अपन, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको मैं। इंटरनल का मतलब हुआ कि कंटेनर के अंदर गैस के वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का एक ही मतलब है, कंटेनर के अंदर गैस के रैंडम वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। क्लैरिटी है थोड़ा थोड़ा? कंटेनर के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है वो अलग एनर्जी है। तो समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी लिखना है तो लिख सकते हो आप, लिख लो इंटरनल एनर्जी। डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, किस चीज का मास, मतलब दिया रहेगा वो, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंटेनर का वेट मान लो दिया रहेगा आपको। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर लो ढंग से, आप लिखो इंटरनल एनर्जी लिखो, इट इज द एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, it is the energy of gas molecules due to their random velocities inside the container, due to their random velocities inside the container, due to their random velocities inside the container. And this random velocity is a function of temperature, and this random velocity is the function of temperature. इसलिए जब अपन हीट स्टार्ट करते हैं ना, तो टेम्परेचर को डिफाइन ही इस प्रकार से करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करा जाता है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन का मेजरमेंट है वो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा भागेगा मॉलिक्यूल्स। आप समझो कि कोई आयरन रॉड, मान लो ये आयरन रॉड होता, इसका टेम्परेचर बढ़ाते अपन तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेजी से भागता, बहुत तेजी से भागता, तो ये फोर्स लगाता हर जगह बाहर, खतरनाक टाइप का प्रेशर आता है ना वहां से, खतरनाक फोर्स लगाता बाहर की तरफ, इसलिए एक्सपैंड हो जाता है। और यही कारण है थर्मल एक्सपेंशन का। समझ रहे हो बात आप? कारण यही है थर्मल एक्सपेंशन का, कि वो अंदर से फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, उसकी वेलोसिटीज बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, और इसलिए एक्सपैंड हो जाता है वो। कुछ समझ में आया यहाँ तक? जब यहाँ तक सब कुछ हो चुका था, डेरिवेशन सब बढ़िया काम चल रहा था, VRMS वगैरह सब आ गया, तो केटीजी के अंदर बहुत लोगों का योगदान था। केटीजी में एक बात बोली गई कि भाई साहब हर मॉलिक्यूल्स का रफ्तार अलग अलग है, और VRMS किसी मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं है। तब कूद पड़े हमारे मैक्सवेल साहब। जब इतना कुछ हो गया तो मैक्सवेल साहब आए, है ना। मैक्सवेल साहब ने बोला कि अगर मान लो सबकी रफ्तार अलग अलग है, फिर एक दो रफ्तार पे और चर्चा करनी चाहिए अपने को, क्योंकि आप बोल रहे हो कि VRMS तो है ही नहीं कुछ, असल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एनर्जी बताता है बस, और मैथमेटिकल टर्म है VRMS। आप ऐसे समझो कि VRMS इज अ मैथमेटिकल टर्म, किसी मॉलिक्यूल का रफ्तार ही नहीं है। अब जैसे आप मान लो कि 100 बच्चे, तो 100 बच्चों में हर एक का रफ्तार अलग अलग होगा, आपका VRMS निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, हर बच्चे का रफ्तार का स्क्वायर करूंगा, फिर सबको जोड़ूंगा, मीन करूंगा, फिर रूट निकालूंगा। तो जरूरी थोड़ी है कि बाई चांस किसी से मैच कर भी सकता है, बट गारंटी थोड़ी है कि वो किसी का रफ्तार होगा ही हो। इन्होंने करा क्या समझो आप, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ बनाया आपके लिए, बाकी उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है। उसका इक्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पढ़ना भी नहीं है आपको।
बट उन्होंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ के ऊपर सवाल आते हैं। आपका काम है उस ग्राफ को समझना, ठीक, कि ग्राफ काम कैसे करता है और टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे ग्राफ चेंज कैसे हो जाता है। इस पे सवाल आते हैं बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के अंदर। हेडिंग डालो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बहुत शानदार इंसान था वो, बहुत कुछ काम किया उसने साइंस के लिए, साइंस के लिए बहुत भयंकर भयंकर काम करा उसने। मतलब वो मैक्सवेल नहीं थे, पागल। मैक्सवेल साहब बहुत खतरनाक इंसान थे, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी पे है। क्या बोल रहा हो ओए? हाँ वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं, सुने आप, बहुत खतरनाक है नहीं। सुनो सुनो सुनो, बस बस बस। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। आपको ग्राफ का बिहेवियर समझना है, कैसे क्या ग्राफ काम करता है, सुने आप। उन्होंने कुछ ग्राफ ऐसा प्लॉट करा, dn by dv एंड दिस इज v। अब समझो क्या है ये dn by dv। dn by dv क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है वो, समझो ढंग से आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं पूरा समझाता हूं डिटेल में। दिस dn by dv इज, बस आपको टर्म्स ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी, समझना। ये v है वेलोसिटी, ये स्पीड, ये v स्पीड है। अब इसका क्या मतलब है समझो आप। मान लो कि यहां रफ्तार है v और यहां जाते जाते रफ्तार हो गई v प्लस dv। मतलब कहने का मतलब कि यहां रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और यहां रफ्तार हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। यहां से रफ्तार बढ़ रहा है ना। उन्होंने किया क्या, उन्होंने बोला कि मान लो कि एक कंटेनर के अंदर लेट सपोज 10 मोल गैस है और उस कंटेनर का टेम्परेचर है 300 केल्विन या 500 केल्विन जो भी है, उसका कंटेनर का टेम्परेचर है, तो हर मॉलिक्यूल भाग रहा होगा। बट जरूरी थोड़ी कि हर मॉलिक्यूल भाग रहा होगा। मान लो कि इस क्लास के अंदर कुछ, मान लो ऐसा है कि भाई साहब क्लास के अंदर बॉम्ब है। बात को समझो पहले आप। तो इस क्लास का टेम्परेचर बढ़ाया गया बोल के, इस बात को बोल के, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल सन्नाटे में पड़ जाए। सर करें क्या आप, ऐसा हो सकता है, तो बैठा ही रह जाए। अरे ऐसा हो सकता है ना, कहीं सुन के ही हार्ट अटैक आ जाए सन्नाटे में, कहीं चुपचाप बैठे रहे, कोई बहुत तेजी से भागना चालू कर दे। अब जब भागना चालू करे तो जरूरी थोड़ी है कि सबका रफ्तार सेम हो पाएगा। कैसे सेम हो, सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, सब अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो तुम, तो सबकी रफ्तार सेम हो ही नहीं पाएगी। तो मैक्सवेल साहब का कहना था कि किसी भी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स की रफ्तार 0 से लेकर अनंत तक होती है। अनंत मतलब बहुत बड़ा नंबर, अनंत मतलब बहुत बड़ा नंबर कंपैरेटिवली, 0 से लेके बहुत ज्यादा रफ्तार तक होती है। और हर रफ्तार का कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत मॉलिक्यूल थोड़ी है उसके अंदर। सिर्फ एवोगाड्रो नंबर की बात कर लो तो अनंत है वो। आप 1 मोल की बात कर लोगे, उसके अंदर अनंत पार्टिकल्स है। हमारे लिए तो अनंत ही है वो, 10⁻23। समझ रहे हो बात कुछ तो। तुम उतना काउंट करके एक वर्ड, उसको नाम भी नहीं दे सकते तुम। अब अरे करोड़ 10 करोड़ बोल, उसको तो तुम नाम भी नहीं दे सकते हो कुछ। मतलब अपन जो मैथमेटिक्स वाला टर्म है उसमें तो नाम उसको नहीं दे सकते अपन काउंटिंग वाले में। तो हमारे लिए तो अनंत वही हो गया। तो उनका कहना था कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब कंटेनर के अंदर,
हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ रफ्तार है, और अगर मैं सिर्फ रफ्तार को देखना चालू कर दूं तो जीरो से लेकर अनंत तक मुझे सारी रफ्तार मिलती है। हाँ, ये अलग बात है कि 10 मीटर पर सेकंड से भागने वाला 50 मॉलिक्यूल होगा, 12 मीटर पर सेकंड से भागने वाला 100 मॉलिक्यूल होगा, हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड से भागने वाला 5 ही मॉलिक्यूल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 मीटर पर सेकंड से भागने वाला एक भी ना मिले। ऐसा हो सकता है, वो अलग बात है। क्लैरिटी है थोड़ा थोड़ा तुमको? तो हर रफ्तार पे भागने वाला मॉलिक्यूल्स की संख्या अलग अलग होगी, वो अलग बात है, बट रफ्तार कुछ ना कुछ सबके पास होगा। ठीक। अब उन्होंने प्लॉट करा, उन्होंने प्लॉट ये करा कि समझना इस बात को, अगर टेम्परेचर है, समझो आप, अगर टेम्परेचर है तो रफ्तार कुछ ना कुछ तो आएगा, एनर्जी तो कुछ ना कुछ आएगा। सोचते थे काइनेटिक एनर्जी क्या चीज था, 3/2 एनआरटी। 3/2 एनआरटी जीरो कब हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब हो सकता है? जब टी जीरो हो जाए। टी जीरो मतलब सेंटीग्रेड में कि केल्विन में? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। उस समय पे इंसान खत्म। आप मान लो किसी की सांस से रुक जाती, मरता थोड़ी है वो, उसका टेम्परेचर जीरो केल्विन थोड़ी हो गया। समझो आप, किसी की टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या उसकी एनर्जी जीरो हो गई? उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स अभी भी भाग रहा है। उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स भागना तब बंद करेगा जब उसकी टेम्परेचर हो जाएगी 0 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तब जाके वो पूरी तरह से मरता है वो। और आप किसी, मतलब किसी इंसान को आप अगर 0 केल्विन पे लेके जाकर रख दो, वो स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है, और मतलब किसी भी लिविंग थिंग को वो आपको लगेगा मर गया, बट हुआ ये कि सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रुक गए, सब कुछ रुक चुका है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। 3/2 एनआरटी में टी जीरो होकर खत्म हो गया कहानी। बट अगर उसको बाद में टेम्परेचर दिया जाए तो फिर जिंदा हो सकता है वो। ये ऐसा इंसानों पे नहीं करा गया ऐसा, बट आप समझो एक फ्रॉग है, जो आप समझो जो पोल्स है ना, अपना पोलर रीजन अर्थ का, उसमें जो फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग्स, आप देखोगे पोल्स पे 6 महीने धूप होता है और 6 महीने नहीं होता है। जब 6 महीने के लिए धूप गायब हो जाता है, पूरा ठंड, तो जो फ्रॉग होता है ना वहां का जम जाता है पूरा। उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, अलग चीज है वो, पर आप समझो कि वो जम जाता है पूरी तरह से इनएक्टिव, वो पूरा पत्थर हो जाता है वो बर्फ का, पूरा पत्थर हो जाता है। वैसे जब भी जाओगे वो पत्थर ही दिखेगा तुमको। और 6 महीने बाद जब धूप आना चालू होता है तो वही फ्रॉग जिंदा हो जाता है, सेम फ्रॉग। ऐसा नहीं कि दूसरा वो पैदा होके आगे कहीं और, वही मेंढक जिंदा होता है फिर बाद। क्या लॉजिक काम कर रहा है फिर? जब ज्यादा ठंडा आया तो केटीसी काम कर रहा है वहां, उसका इंटरनल मॉलिक्यूल्स रुक गया पूरा, मरा नहीं है वो, अभी जिंदा है वो, खराब नहीं हुए उसके ऑर्गेन्स। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ फिर से वो जिंदा होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स भागे तो धड़कन तेज हो गई उसकी। ऐसा होता है भाई साहब। इंसानों के अंदर टेक्नोलॉजी दूसरा है। किसी की सांसें रुक जाती है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अरे देते हैं भाई, उसके चेस्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको। बात को समझो आप, उसको दिया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। किसी को बिजली लग जाए ना, करंट लग जाता है, उसको चप्पल जूता सबसे मारा जाता है उसको। क्यों क्यों पीटा जाता है उसको? किसी जाओगे ना वो, अब तो खत्म हो गया वो, जो पोल के पास से तार निकलता था, पहले उसमें करंट होता था। अब किसी को करंट लगे तो चप्पल जूता क्यों मारा जाता है उसको? अरे नहीं, रबर तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उसने तार पकड़ा हुआ है ना, उस समय आप रबर से या सूखी लकड़ी से पीटते हो कि तार छोड़ दे, उसके बाद भी पीटते हैं उसको। अरे सुनो, होता ये कि बात समझो आप पहले। खैर वो दूसरा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। इधर देखो आप, बात की बात है वो तो। अरे सर इधर देखो तो, नहीं अपना टॉपिक खराब हो जाएगा वो। इधर इधर इधर। अच्छा ठीक, बताऊंगा बता। अरे बताऊंगा, इधर तो देख, टाइम खराब होगा, बात सुनो पहले।
ए भाई, v प्लस डीवी। अब मैक्सवेल साहब का क्या कहना था कि v प्लस डीवी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड के बीच में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसको काउंट करके बताता था ग्राफ ये। अब सोच के देख, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, ये एरिया मुझे क्या बताएगा? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, समझना, ये है v और t, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको? इंटीग्रल v dt। ऐसे लिखोगे ना कि आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है इससे। अच्छा, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, सुनना, एरिया बराबर इंटीग्रल dn बाई dv इंटू क्या dv, dv dv कट गया, क्या है बोलो, इंटीग्रल dn, ये क्या बताएगा? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझो आप। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि ये ग्राफ बताएगा किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब अगर मैं लूं कि 10 से लेके 50 मीटर पर सेकेंड, उतने दूर का एरिया निकाल लूंगा मैं, उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो 1 लाख आए, 2 लाख आए, 10 करोड़ आए, जो भी चीज आए, दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लैरिटी है? अब सोच के देख कि इसमें एक पीक पॉइंट आता है, इस पीक पॉइंट का क्या मतलब? पीक पॉइंट पे देखो तो एक तो यहां dn बाई dv है, और ये क्या चीज है? तो कोई ना कोई वेलोसिटी है ना। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये वो वेलोसिटी है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी थोड़ी है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो इधर है, जीरो से लेके आगे की तरफ चल रहे हो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो इधर की तरफ है। ये कौन सी रफ्तार है? वो रफ्तार जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, इसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वीएमपी। पहले टर्म को समझो आप। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये नहीं है मैक्सिमम रफ्तार। मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार का मतलब होता है ऐसा रफ्तार जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास हो। जैसे कि मान लो आप 100-150 भाग रहे हो, और 4 बच्चों की रफ्तार है लेट सपोज 60 मीटर पर सेकेंड, और सबका उससे रफ्तार लेट सपोज 4 की रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड। 4 नहीं, आप मान लो कि 150 में से 80 लोगों की रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझना। 150 में से 80 लोगों की रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 लोगों की रफ्तार हो गई 150 मीटर पर सेकेंड, 2 लोगों की रफ्तार हो गई 200 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके बटा हुआ है। तो भाई साहब मैक्सिमम लोगों के पास कौन सी रफ्तार थी? 60। तो इस पूरे क्लासरूम की रफ्तार में मोस्ट प्रोबेबल में क्या डिफाइन करूंगा? 60। सिंपल सा लॉजिक था उनका। उन्होंने 2 अलग अलग रफ्तार को डिफाइन करा कैलकुलेशन के हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबल तो डायरेक्टली आ गया था उनके ग्राफ से, ये वाला पॉइंट पर, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार, इसकी वैल्यू आई थी √2 RT/m0। कितनी? √2 RT/m0 इसकी वैल्यू आई थी, समझो आप। और एक और रफ्तार आया था, एवरेज। एवरेज एवरेज सुना है कभी? कितना होता है वैल्यू? √8 RT/πm0। ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। इस ग्राफ से आता है 2 वैल्यूज अलग अलग, इस ग्राफ से 2 वैल्यूज आते हैं। पहले तो ग्राफ के बारे में ये लिखो, मैं वीएमपी और वी उस पर अलग से चर्चा करता हूं मैं। उन्होंने कैसे कैलकुलेट करा वो बताता हूं आपको। आप बोलो तो मैं उसकी ओरिजिनल इक्वेशन भी लिखवा दूं आपको, बहुत गंदा सा इक्वेशन है यार, विकिपीडिया पे होएगा उसका ओरिजिनल इक्वेशन, सर्च करेंगे आप। बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, फालतू में डर जाओगे नहीं तो। हाँ, गंदा सा इक्वेशन है, बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है।
तो इसमें एक पॉइंट लिखे पहले आप, द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर मैक्सवेल कर्व। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, देखो द एरिया अंडर मैक्सवेल कर्व विल गिव, नहीं लिखा है क्या अभी तक? अच्छा लिख, छाप। अब लिखाऊं? देखो द एरिया अंडर मैक्सवेल कर्व will give the total number of molecules. The area under Maxwell curve will give the total number of molecules. Will give total number of molecules. पहली बात तो ये, ठीक। अब इसमें दो चीजें आती हैं, मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार और एवरेज, है ना। पहले लिखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये स्पीड, वेलोसिटी नहीं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखो आप, VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। √2 RT/m0, ये कैलकुलेटेड है, उसी इक्वेशन से आया है। √2 RT/m0, वैसे काम ज्यादा आएगा नहीं है, ये जब भी आएगा मैक्सवेल में ही काम आएगा, पूरे थर्मो में ये काम नहीं आएगा, पूरे थर्मो में VRMS ही काम आएगा। √2 RT/m0, इसके बारे में एक लाइन लिखो पहले, VRMS VMP के बारे में लिखो, इट इज नॉट द मैक्सिमम स्पीड। सबसे पहले लिखो आप, इट इज नॉट द मैक्सिमम स्पीड, इट इज नॉट द मैक्सिमम स्पीड, फुल स्टॉप। It is the speed, it is the speed acquired by, it is the speed acquired by maximum number of particles. It is the speed acquired by maximum number of particles. ठीक, ये चीज है। दूसरी चीज है इसकी एवरेज स्पीड, ठीक। दूसरा लिखो V एवरेज, एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है? असल में देखो तो V एवरेज की अगर बात करो आप, तो दिस इज, सुनना, V1 वेक्टर का मॉड, स्पीड लिखा है मैंने, स्पीड लिखा है, प्लस V2 वेक्टर का मॉड, सो ऑन, Vn वेक्टर का मॉड बाय कैपिटल N, ये कहलाता है एवरेज स्पीड। और इसकी जो वेलोसिटी कैलकुलेट होके आई थी, वो आई थी √8 RT/πm0, समझना, V एवरेज। अंतर है, अगर मैं यहां वेलोसिटी कर दूंगा तो फिर क्या आएगा सोच, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, V1 वेक्टर प्लस सो ऑन, क्या Vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू होती है 0। क्यों भाई साहब, अनंत पार्टिकल्स है, अनंत रफ्तार है, सब वेक्टर फॉर्म में, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अपन मान के चलते हैं कि कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे कोई नहीं जानता, असल में हम ये मान के चलते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट। समझना, अगर वेलोसिटी हो तो 0, स्पीड हो तो √8 RT/πm0। ये दो डेटा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कैसे भी करके, वो इधर से आता है इस ग्राफ से, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब सोच के देख तो सबसे बड़ा कौन, VRMS याद करो, √3 RT/m0, एवरेज में क्या देखो 8/π, सोच 8/π क्या हुआ, ये 3.14 हुआ ना, 2 पॉइंट समथिंग,
और ये 2, तो सबसे ज्यादा आरएमएस, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो मैं ये बोल सकता हूं, ये भी रिलेशन कभी कभी डायरेक्टली आता है, वी आरएमएस इज ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये सब, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा कहां पे होगा इसमें बताओ, वी एवरेज कुछ यहां पे होगा देखो, और वी आरएमएस कुछ यहां पे होगा, देख ढंग से। क्यों राइट साइड क्यों बनाया, क्योंकि राइट जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रहा है, तो वी आरएमएस सबसे बड़ा है तो राइट साइड, बीच में वी एवरेज, यहाँ पे वी एमपी। ग्राफ का बिहेवियर समझना है ढंग से आपको। अब देख जेई ग्राफ के ऊपर सवाल कैसे बना सकता है, बड़े। अब सोच मैक्सवेल ग्राफ पे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ को समझो, मैं बोल रहा हूं कि ये dn बाई dv, ये v, ऐसा ग्राफ है किसी t टेम्परेचर पे या t1 टेम्परेचर पे। लेट सपोज t1 टेम्परेचर ऐसा ग्राफ है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। आप अपने को ध्यान क्या रखना, सुन, टेम्परेचर बढ़ाए, गैस मॉलिक्यूल अंदर है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज क्या होगा, वीएमपी चेंज हो जाएगा। वीएमपी चेंज होगा तो वीएमपी बढ़ेगा घटेगा, √2 RT/m0, टी बढ़ेगा तो वीएमपी बढ़ जाएगा, वीएमपी बढ़ेगा मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा मतलब वो जो मैक्सिमम वाला लोब है वो राइट शिफ्ट होगा। अच्छा इस वाले पॉइंट को राइट शिफ्ट करवाना है, मतलब ये हुआ। क्यों राइट शिफ्ट करवाना है, क्योंकि वीएमपी बढ़ गया ना, समझो इस बात को आप। वीएमपी बढ़ेगा तो आगे शिफ्ट होगा ना भाई साहब। आप सोचो कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो वीएमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। अब राइट शिफ्ट कैसे होगा, इसी बॉर्डर पे नीचे होके ऊपर होके, मतलब मैं आपको बताता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद का ग्राफ आपको चुनना है, ग्राफ में से आप सेलेक्ट करके बताना कि कौन सा ग्राफ है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद आप समझो कि बातें नहीं, ये ओरिजिनल है T1 पर, ये T1 पर ऐसा था, ये T1 पर ऐसा था जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी, समझना ढंग से, एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी, हाँ ऐसा सोच लो आपकी, नहीं नहीं तो चेंज करेंगे अपन, डोंट वरी। राइट शिफ्ट कराना है ना, अब ऐसे समझो कि देख ये भी राइट शिफ्ट हुआ है, ये भी राइट शिफ्ट हुआ है, कौन सा वाला आंसर है, क्यों, बोलो। आप लॉजिकली सोच के देखो, ये वाला पोर्शन तो राइट शिफ्ट होना चाहिए नो डाउट, राइट शिफ्ट हुआ भी है, बट एक चीज तो कंजर्व है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स को रखे हो, उसको गर्म करा अपन ने, तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा मतलब एरिया चेंज नहीं होगा। अब मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि ऐसा बक्सा था, इसको एरिया चेंज नहीं कराना है लेकिन लंबा करना है, तो लंबा करोगे तो ये पिचक जाएगा, ऐसे होना पड़ेगा उसको, नहीं समझे अभी भी? ये बॉक्स है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका एरिया मतलब आप समझो कि
इसको एक्सपेंड भी करना है, ग्राफ को लंबा लेके आना है। लंबा क्यों ला रहे हैं अपन? क्योंकि ये वाला पोर्शन आगे शिफ्ट होगा, इसको लंबा खींचना है। बट समझो इस बात का, इस प्लेट का एरिया चेंज नहीं होना है। अगर इसका एरिया चेंज नहीं होना है तो इसको तो नीचे आना पड़ेगा भाई। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो इसको तो विड्थ घटेगा ही घटेगा। वो तो सोच के देख कि अगर ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो इतना एरिया बढ़ा हुआ दिख रहा है तुमको? तो कहीं ना कहीं से तो कम भी होना पड़ेगा। तो 110% है कि ग्राफ थोड़ा नीचे तो आएगा। 110% ग्राफ थोड़ा नीचे आना ही आना पड़ेगा उसको, इस बॉर्डर से। तो इससे ऊपर नहीं जा सकता वो, कभी भी नहीं जा सकता वो। असल में इसका ग्राफ आएगा इस पॉइंट से नीचे। समझना आप? समझ गया आप? तुमने बोला सर सेम सेम है। अरे तुमको कॉन्सेप्ट समझो ना पहले तुम। असल में इस पॉइंट से इसको नीचे आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हो ही नहीं पाएगा। आप सोच के देखो कि हाइट भी सेम रख रहे हो और फैल भी जा रहे हो आप, कैसे पॉसिबल है? फिर अंदर का एरिया कैसे कांस्टेंट रख पाओगे तुम? पॉसिबल ही नहीं है वो, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। आंसर कौन सा है आपका? ये वाला है आंसर। इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सुनना, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये T2 तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1, ऐसा बोला जा सकता है ना? T2 ग्रेटर देन T1। अच्छा सोच, अगर कभी ग्राफ ऐसा बन गया, लेट सपोज ग्राफ ऐसा बनाया हुआ है, ये है T1 और एक ग्राफ है ऐसा, T2। हाँ, तो T2 छोटा हो गया ना? क्या T2 लेस देन? अच्छा उस वाले में गैस को गर्म किया अपन, यहाँ कूल किया है। कूल किया है तो ये वाला पॉइंट पीछे आएगा। अब सोच के देखो उसी स्क्वायर को, इसको आप अंदर दबाओगे, दबाओगे तो ऊपर उठेगा वो, तो ग्राफ ऊपर चला गया। क्यों ऐसा हो रहा है वो? क्योंकि अंदर का एरिया उसको मेंटेन करके रखना है उतना। तो आप ठंडा करोगे तो ये ग्राफ पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा, गर्म करोगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा और नीचे जाएगा। ध्यान रहेगा ये दो ग्राफ बना लीजिए आप ढंग से, T2 ग्रेटर देन T1 और यहाँ पे T2 लेस देन T1 का इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो। टाइम हो गया शायद। अब सुनो, आप पानी खत्म। अब सुनिए, केटीजी में एक बड़ा डेरिवेशन निकल गया अपना, इंटरनल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर का और वीआरएमएस का। बड़ा डेरिवेशन था वो, निकल गया। अभी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है जो बताता हूं मैं आपको, जो अपने को पढ़ना है ढंग से, कायदे से। एक तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पैलेट प्रॉब्लम, सुना है? पैलेट, पैलेट। एक ट्यूब में मरकरी भर दो। अच्छा आपने देखा है कि देखा, आई डोंट नो, वो जो ग्राउंड लेवल का लेवल जो मेजर करता है ना, उसके अंदर होता है मरकरी, रखते हो तो उसको ऐसे रखोगे तो मरकरी का लेवल ऊपर नीचे चेंज होता है। थोड़ा सा टिल्ट करोगे ना इसको ऐसे आप, तो वो लेवल ऊपर नीचे चेंज होता है वो। ऐसे कर दोगे तो कुछ और लेवल पे चला जाएगा, ऐसे कर दो किसी और लेवल पे आ जाएगा वो। तो वैसे वाला सवाल करने हैं अपने को। बैरोमीटर, मैनोमीटर, पैलेट प्रॉब्लम साथ में आएगा। बैरोमीटर, मैनोमीटर और पैलेट प्रॉब्लम साथ में आएगा। उससे पहले हम निपटाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगले दिन आते ही, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद मीन फ्री पाथ। जितना कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना, गंदा गंदा पोर्शन पहले कर लेंगे अपन। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन फ्री पाथ, ये दो चीज पहले करेंगे। फिर अपन बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड पैलेट प्रॉब्लम, वहां जाके केटीजी खत्म होगा। फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे। क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर क्लियर होगा तो फिर हमें थर्मो में कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। क्योंकि डीक्यू हम निकालेंगे हीट, मतलब आप सुनो, डीक्यू को एनर्जी कंजर्वेशन से लेके आएंगे अपन। फिजिक्स में डीक्यू बहुत तरीके से आएगा। केमिस्ट्री में डीक्यू आपको गिवन होता था, वो अलग बात है। फिजिक्स में डीक्यू वाला पार्ट बहुत जगहों से आ सकता है।
एक बॉडी फ्रिक्शन, एक कंटेनर है, फ्रिक्शन है, स्लाइड कर दिया तो वहां से भी आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हीट आ सकता है वहां से। तो डीक्यू हम बहुत तरीके से ला सकते हैं। डीयू इंटरनल एनर्जी पे चर्चा हो गई अपने अभी अभी, इसको नए फॉर्मेट में लिखना सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं सीवी और सीपी। उसके अंदर जाएंगे फिर डिफाइन करेंगे कुछ नए फॉर्मूलेस के अंदर, तो निपट जाएगा टाइम पे, डोंट वरी। मैं आपको फरवरी के लास्ट तक छोड़ दूंगा, है ना, एक संडे दे दोगे तो पहले ही छोड़ दूंगा, अगले संडे टेस्ट है, उसके अगले संडे तो थोड़ा डिटेल में कर पाएंगे, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बाद में।